नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको क्राइम की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं वो वारदात है उत्तर प्रदेश लखनऊ से। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानते हैं। 17 अक्टूबर 2019 की शाम का वक्त था। हिंदूवादी नेता 50 साल के कमलेश तिवारी लखनऊ के खुर्शीदबाग स्थित अपने ऑफिस में बैठे थे। ऑफिस के ऊपर ही उनका आवास भी था, जिसमें वो पत्नी किरण और बेटे ऋषि के साथ रहते थे। घर के नीचे कार्यकर्ताओं और दूसरे लोगों के बैठने की व्यवस्था थी। उसी समय उनके मोबाइल पर एक फोन आया, जिस पर बात करने वाले ने कहा, हम लोग आपसे मिलने कल आ रहे हैं। इसके बाद कमलेश तिवारी ने अपनी पत्नी को बुलाया और बोले, कल गुजरात से कुछ लोग मिलने आ रहे हैं, ऑफिस वाला कमरा साफ कर देना। उन लोगों को चाय के साथ खाने में दही वड़ा तैयार कर देना। कार्यकर्ता है, इतनी दूर से आ रहे हैं। पत्नी ने कमलेश के कहे अनुसार दूसरे दिन की पूरी तैयारी कर ली। 18 अक्टूबर को करीब 11:15 बजे दो युवक हाथ में मिठाई का डब्बा लिए कमलेश तिवारी के घर पहुंचे। वे दोनों ही भगवा रंग के कुर्ते और डेनिम जीन्स पहने हुए थे। उनके पैरों में स्पोर्ट शूज थे। दोनों की उम्र 25 साल के करीब रही होगी। उन लोगों ने हिंदू समाज पार्टी के कार्यकर्ता सौराष्ट्र सिंह को बताया कि कमलेश तिवारी से मिलने के लिए आए हैं। सौराष्ट्र ने ऑफिस में बैठे कमलेश तिवारी से उन्हें मिलवा दिया। कमलेश तिवारी उस समय ऑफिस में ही थे। वो उन्हीं दोनों का इंतजार कर रहे थे। कमलेश तिवारी सामने कुर्सी पर थे। बीच में बड़ी सी मेज थी और सामने लोगों के बैठने के लिए कुछ कुर्सियां पड़ी थी। युवकों ने आते ही कमलेश तिवारी से अयोध्या मसले पर बात करनी शुरू की और कहा, आपको बधाई, अब जल्दी ही फैसला आ जाएगा। कमलेश ने दोनों के लिए दही बड़ा और चाय मंगवाई। इस बीच दोनों युवकों ने अपने आने का उद्देश्य बताया कि उन्हें मुस्लिम लड़की और हिंदू लड़के की शादी करवानी है। साथ ही ये भी साफ कर दिया कि मुस्लिम लड़की को उठाकर जबरन शादी करानी है। इस पर कमलेश तिवारी ने कहा कि वो जबरन लड़की को उठाने के पक्ष में नहीं है, जरूरत पड़ने पर केवल मध्यस्थता कर सकते हैं। युवकों ने बातचीत जारी रखी। कमलेश की पत्नी चाय और दही बड़ा रख गई थी। चाय वगैरह पीने के बाद कमलेश ने पार्टी कार्यकर्ता सौराष्ट्र को आवाज दी। वो ऊपर आया तो उन्होंने अपने लिए पान मसाला के पाउच लाने को कहा। इसी बीच दोनों युवकों ने अपने लिए सिगरेट का पैकेट लाने को कहा। सौराष्ट्र सिगरेट और पान मसाला लेने चला गया। इतने में दोनों युवक खड़े हुए। मिठाई का डब्बा देने के बहाने एक युवक कमलेश तिवारी के पास पहुंच गया और उसने उनका मुंह दबा दिया। फिर बड़ी फुर्ती से गले पर चाकू लगाकर रेतने लगा। सामने वाले युवक ने कमलेश को पकड़ रखा था, जिससे वो हिल ना सके। गला रेतने के बाद उस युवक ने चाकू से कमलेश की गर्दन, गले, पीठ और छाती पर बेदर्दी से वार करने शुरू कर दिए। जब कमलेश गिर गए तो दूसरे युवक ने मिठाई के डिब्बे में रखी पिस्तौल गले पर सटाकर गोली चलाई। मात्र 5 मिनट में घटना को अंजाम देकर दोनों सीढ़ियों से उतरकर फरार हो गए। कुछ देर में सौराष्ट्र जब सिगरेट और मसाला लेकर ऊपर आया तो कमलेश को खून से लथपथ पड़ा देखकर आवाज लगाई। तिवारी की पत्नी किरण और बेटा ऋषि ऊपर के कमरे से नीचे आए। पति की हालत देखकर किरण दहाड़े मारकर रोने लगी। सौराष्ट्र और ऋषि कमलेश को लेकर अस्पताल गए। डॉक्टरों ने उन्हें देखते ही कहा कि सांस की नली कटने से इनकी मौत हो चुकी है। राजधानी लखनऊ में दिन दहाड़े हिंदूवादी नेता की हत्या से सनसनी फैल गई। पुलिस, नेता और अन्य लोग कमलेश तिवारी के घर की तरफ दौड़े। एसएसपी कलानिधि नैथानी से लेकर छोटे बड़े सभी अफसर वहां आ गए। घटना की सूचना कमलेश तिवारी के सीतापुर स्थित गांव पहुंची तो वहां से उनकी मां कुसुमा देवी और बाकी परिजन लखनऊ आ गए। हत्या का सबसे बड़ा कारण मुस्लिम मौलानाओं द्वारा कमलेश का सिर काटकर लाने की धमकी को माना गया। इसी आधार पर कमलेश की पत्नी किरण ने पुलिस को एक तहरीर दी, जिसके आधार पर थाना नाका में धारा 302 और 120 के तहत मुकदमा कायम हुआ। इसमें मुफ्ती नवीम काजमी और इमाम मौलाना अनवारुल हक को नामजद किया गया। पुलिस को दी गई अपनी तहरीर में किरण ने कहा कि 3 साल पहले इन दोनों ने उसके पति का सिर काटकर लाने वाले को 1.5 करोड़ का इनाम देने की बात कही थी। इन दोनों ने ही तिवारी जी की हत्या कराई है। पुलिस ने इसी सूचना के आधार पर अपनी जांच आगे बढ़ाई तो गुजरात पुलिस से पता चला कि उसके यहाँ पकड़े गए कुछ अपराधियों ने इस योजना पर काम किया था। लखनऊ पुलिस को घटना स्थल पर जो मिठाई का डिब्बा मिला उसमें एक बिल मिला, जिसमें सूरत की एक मिठाई की दुकान का नाम लिखा था। ये मिठाई 16 अक्टूबर की रात करीब 9 बजे सूरत उद्योग नगर
उदना स्थित धरती फूड प्रोडक्ट से खरीदी गई थी। इसके बाद लखनऊ पुलिस ने गुजरात पुलिस से संपर्क किया तो साजिश की कड़ियां जुड़नी शुरू हुई। कमलेश तिवारी की हत्या का आरोप जिन लोगों पर लगा वे सभी कमलेश को सोशल मीडिया से ही मिले थे। अपनी जांच में पुलिस ने बताया कि कमलेश तिवारी की हत्या करने वाले अशफाक ने रोहित सोलंकी राजू के नाम से अपना फेसबुक प्रोफाइल बनाया था। उसने खुद को एक दवा कंपनी में जॉब करने वाला बताया। वो मुंबई का रहने वाला था और सूरत में काम करता था। अशफाक ने हिंदू समाज पार्टी से जुड़ने के लिए गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष जैमीन बापू से संपर्क किया। जैमीन बापू कमलेश तिवारी के लिए गुजरात में पार्टी का काम देखते थे। जैमीन बापू के संपर्क में आने के बाद ही रोहित ने 2 फेसबुक प्रोफाइल बनाई। इसके बाद वो कमलेश से जुड़ गया। वो फेसबुक पर हिंदुओं के देवी देवताओं से जुड़ी पोस्ट शेयर करने लगा। कमलेश तिवारी की फेसबुक पर मिली फोटो से पत्नी किरण और कार्यकर्ता स्वराज सिंह ने दोनों हत्यारों की पहचान कर ली। पुलिस को अब तक दोनों का असली नाम अशफाक और मोइनुद्दीन पता चल चुका था। जैसे ही इन दोनों के नाम खबरों में आए तो नाका थाना क्षेत्र के ही होटल खालसा इन के लोगों ने पुलिस को बताया कि इस तरह के 2 युवक 17 अक्टूबर को आधी रात आए थे और उनके होटल में रुके थे। सुबह होते ही वे कमरे से बाहर गए तो फिर दोपहर बाद वापस आए, उसके बाद गए तो वापस नहीं आए। इन दोनों के बुक कराए गए कमरों को खोला गया तो वहां से खून से सने भगवा रंग के कुर्ते मिले। होटल में दिए गए आधार कार्ड से दोनों का एड्रेस मिल गया और पुलिस इनके पीछे लग गई। 5 दिन में ये दोनों कानपुर, शाहजहांपुर, दिल्ली होते हुए गुजरात पहुंच गए। वहां से दोनों भागने की फिराक में थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उन्हें राजस्थान बॉर्डर के शामलजी से पकड़ लिया। पूछताछ में पता चला कि ये दोनों करीब 2 साल से कमलेश तिवारी को मारने की योजना पर काम कर रहे थे। अशफाक सूरत के ग्रीन व्यू अपार्टमेंट में रहता था और मोइनुद्दीन पठान सूरत की लो कास्ट कॉलोनी का रहने वाला था। अशफाक एमआर और मोइनुद्दीन फूड डिलीवरी बॉय का काम करता था। पुलिस का कहना है कि ये दोनों पैसे के इंतजाम में अपने फोन से बातचीत करने लगे थे, जिससे गुजरात पुलिस को इनके ठिकाने का पता चल गया और इन्हें पकड़ लिया गया। पुलिस को अब ये पता करना बाकी है कि इन दोनों ने किसके कहने पर कमलेश तिवारी की हत्या की। कमलेश तिवारी खुद को हिंदू नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश में थे। वो धर्म से राजनीति की तरफ जाना चाहते थे। अपनी कट्टरवादी छवि से वो पूरे देश में प्रचार प्रसार करना चाहते थे। कमलेश तिवारी ने अपने कैरियर की शुरुआत हिंदू महासभा से की। इसके वे प्रदेश अध्यक्ष भी बने। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की विधानसभा से मात्र 3 किलोमीटर दूर गुरु गोविंद सिंह मार्ग के पास खुर्शीद बाग में हिंदू महासभा का प्रदेश कार्यालय था। खुर्शीद बाग का नाम हिंदू महासभा के कागजों पर वीर सावरकर नगर लिखा जाता है। कमलेश तिवारी नाथूराम गोडसे को अपना आदर्श मानते थे। उनके घर पर नाथूराम गोडसे की तस्वीर लगी थी। कमलेश तिवारी मूल रूप से सीतापुर जिले के सदना थाना क्षेत्र के गांव पारा के रहने वाले थे। साल 2014 में वो अपने गांव में नाथूराम गोडसे का मंदिर बनवाने को लेकर चर्चा में आए थे। 18 साल पहले कमलेश गांव छोड़कर पूरे परिवार के साथ महमूदाबाद रहने चले गए थे। उनके पिता देवी प्रसाद उर्फ राम शरण महमूदाबाद कस्बे में स्थित राम जानकी मंदिर में पुजारी थे। 30 जनवरी 2015 को तिवारी को अपने गांव पारा में गोडसे के मंदिर की नींव रखनी थी, लेकिन इसी बीच पैगंबर पर की गई टिप्पणी को लेकर वो दूसरे मामलों में उलझ गए। महमूदाबाद में कमलेश के पिता रामचरण, मां कुसुमा देवी, भाई सोनू और बड़ा बेटा सत्यम तिवारी रहते थे। कमलेश तिवारी हिंदू महासभा के जिस प्रदेश कार्यालय से संगठन का काम देखते थे, कुछ समय के बाद वो अपने बेटे ऋषि और पत्नी किरण तिवारी और पार्टी कार्यकर्ता स्वराज सिंह के साथ इसी कार्यालय के ऊपरी हिस्से में रहने लगे थे। लखनऊ में उनके रहने का कोई दूसरा स्थान नहीं था। हिंदू महासभा से अलग हिंदू समाज पार्टी बनाने के बाद भी वो अपने पुराने संगठन के ऑफिस में ही रह रहे थे। कमलेश तिवारी ने पहली बार दिसंबर 2015 को हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उस समय उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। प्रदेश में सांप्रदायिकता सौहार्द बना रहे, इसके लिए प्रशासन ने कमलेश तिवारी को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जेल में रहते हुए कमलेश तिवारी को इस बात का मलाल था कि हिंदू महासभा के लोग उनकी मदद को नहीं आए। अब तक कमलेश तिवारी सोशल मीडिया पर कट्टरवादी हिंदुत्व का चेहरा बनकर उभर चुके थे। सोशल मीडिया पर उनके चाहने वालों की संख्या भी बढ़ चुकी थी। जेल से बाहर आने के बाद अखिलेश सरकार ने 12-13 पुलिस कर्मियों का एक सुरक्षा दस्ता कमलेश तिवारी की हिफाजत में लगा दिया था। ऐसे में अब वो खुद को एक बड़ा हिंदूवादी नेता मानने लगे थे।
कमलेश तिवारी का कद बढ़ने से हिंदू महासभा में उन्हें लेकर मतभेद शुरू हो गए। खुद को बड़ा हिंदूवादी नेता मान चुके कमलेश तिवारी ने अपनी एक अलग हिंदू समाज पार्टी का गठन कर लिया। वो हिंदू समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर पूरे देश में अपना प्रचार प्रसार करने लगे। इसका सबसे बड़ा जरिया सोशल मीडिया बना। हिंदू समाज के लिए तमाम लोग उनकी पार्टी को मदद करने लगे थे। उत्तर प्रदेश के बाहर कई प्रदेशों में हिंदू समाज पार्टी के साथ काम करने वाले लोग भी मिलने लगे। हिंदू समाज पार्टी को सबसे अधिक समर्थन गुजरात से मिला। वहां पर कमलेश तिवारी ने पार्टी का गठन करके जैमीन बापू को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया था। 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की हार के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाई और महंत योगी आदित्यनाथ को प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद योगी आदित्यनाथ प्रदेश में हिंदुत्व का चेहरा बनकर उभरे। ऐसे में कमलेश तिवारी को लगने लगा कि हिंदुत्व की राह पर चलकर वो भी राजनीति की बड़ी पारी खेल सकते हैं। इसके बाद कमलेश तिवारी सोशल मीडिया पर भड़काऊ बयानबाजी करने लगे। कमलेश तिवारी ने खुद को राम मंदिर की राजनीति से भी जोड़ लिया था। कमलेश अब अयोध्या को अपनी राजनीति का केंद्र बनाने की तैयारी करने लगे थे। इसी राह पर चलते हुए वो राम मंदिर पर भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करते थे। कमलेश तिवारी का लक्ष्य अपने धार्मिक संगठन से राजनीतिक पकड़ को मजबूत करने की थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में वो अयोध्या से लोकसभा का चुनाव भी लड़े थे। हालांकि वो चुनाव नहीं जीत सके, लेकिन उन्हें लगता था कि 2022 के विधानसभा चुनाव में वो भाजपा का विकल्प बन सकते हैं। एक तरफ कमलेश तिवारी राजनीति में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे, तो दूसरी तरफ मुस्लिम कट्टरवादी उनके कत्ल का ताना बाना बुन रहे थे। कमलेश तिवारी की सुरक्षा व्यवस्था में हुई कटौती ने मुस्लिम कट्टरवादियों के मिशन को सरल कर दिया, जिसके फलस्वरूप 18 अक्टूबर को अशफाक और मोइनुद्दीन नामक दो युवकों ने घर में घुसकर उनकी गला रेतकर हत्या कर दी। अपनी पार्टी को गति देने के लिए कमलेश तिवारी ने देश की आर्थिक हालत, पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार, बंगाल में हिंदुओं की हत्या, नए मोटर कानून में बढ़े जुर्माने का विरोध, जीएसटी जैसे मुद्दों पर भाजपा की आलोचना की। इन मुद्दों को लेकर वो राजधानी लखनऊ में प्रदर्शन भी कर चुके थे। उत्तर प्रदेश की राजधानी में भले ही कमलेश तिवारी को बड़ा नेता नहीं माना जाता था, लेकिन सोशल मीडिया में वो मजबूत हिंदूवादी नेता के रूप में पहचाने जाते थे। वो हिंदुत्व की अलख सोशल मीडिया के जरिए जला रहे थे। फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर पर वो हिंदुत्व के पक्ष में अपने विचार देते रहते थे। आपत्तिजनक टिप्पणियों के कारण फेसबुक उनकी प्रोफाइल बंद कर देता था। उत्तर प्रदेश में भले ही कांग्रेस नेताओं को कमलेश तिवारी की हत्या कानून व्यवस्था का मसला लगती हो, पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने उनकी हत्या पर सवाल उठाते हुए कहा कि कमलेश तिवारी की हत्या सुनियोजित है या नहीं, ये उत्तर प्रदेश सरकार बताए। कमलेश तिवारी की हत्या करने वाले अशफाक ने फेसबुक मैसेंजर पर कमलेश तिवारी से बात करनी शुरू की थी। वो एक लड़की की शादी के सिलसिले में उनसे मिलना चाहता था। कमलेश के करीबी गौरव से अशफाक ने जान पहचान बढ़ाई और उनके बारे में सारी जानकारी लेता रहा। रोहित सोलंकी बनकर अशफाक ने जो फेसबुक प्रोफाइल बनाई थी, उसमें हिंदूवादी संगठनों के 421 लोग जुड़े थे। पुलिस का कहना है कि 2 साल से हत्या आरोपी कमलेश तिवारी की हत्या की योजना पर काम कर रहे थे। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।